नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 63 पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि एसआई भर्ती परीक्षा 2023 मेंस से लिया गया है। इस वीडियो में हम भले ही 63 प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन जो आपकी समझ विकसित होगी वो लगभग 200 प्रश्नों की होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करना के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? पहला दिया है ऑप्शन छाती ठोंकना। तो छाती ठोकना का अर्थ होता है साहस दिखाना या फिर चुनौती देना। ठीक है, तो ये तो इसका नहीं है। ऑप्शन बी है तुतारी कोंचना। इसका अर्थ है किसी को ताना मारना या फिर उकसाना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है छेरिया होना। छेरिया होना इसका मतलब है बहुत दुबला पतला होना या फिर कमज़ोर होना, या फिर छेरिया होना का मतलब जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं उनको भी छेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है इसका। ऑप्शन डी है छाती में दाढ़ दरना। तो यही इसका आंसर है। छाती में दाढ़ दरना इसका मतलब ही होता है कि बहुत दुख देना या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो कृदंत प्रत्यय है वो क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं, क्रिया या फिर धातु के साथ। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो ये हो गया लिख, और लिख क्या है? तो लिख एक धातु है। ठीक है, और इसके साथ हम ना प्रत्यय लगा दें, और ये ना क्या है? ये कृदंत प्रत्यय है। तो अब ये हो गया लिखना। ठीक है, तो या तो ये धातु के साथ या फिर क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, जैसे कृदंत है। ठीक है, तो कृदंत, तो क्री का मतलब ही क्या है? कृत प्रत्यय, यानी इसमें जो लगेगा वो कौन सा प्रत्यय लगेगा? कृत प्रत्यय लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो उसी को पूछा गया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना है कृदंत प्रत्यय या तो क्रिया के साथ जुड़ेगा या फिर धातु के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य यह उक्ति किस आचार्य की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वामन। तो वामन ये रीतिकाल के आचार्य हुए हैं और इनका ये कथन है रीतिरात्मा काव्यस्य। इसका अर्थ होता है रीति काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य का मतलब रीति काव्य की आत्मा है। रीति काव्य की आत्मा है, ये इसका अर्थ है, और ये वामन ने दिया। इसी तरह से ऑप्शन ए में दिया है आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन के बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ध्वन्यालोक। आपको याद रखना है ध्वन्यालोक, ये काफ़ी प्रचलित इनकी पुस्तक है, इसको पूछा जाता है। तो आनंदवर्धन ने एक पुस्तक लिखा है ध्वन्यालोक, और इस आनंदवर्धन को याद रखना है, इनको ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता कहा जाता है। ध्वनि संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। तो आनंदवर्धन के संबंध में ये चीज़ याद रखना है, इनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक और इनको ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। जो हिंदी से संबंधित या हिंदी व्याख्याता या फिर हिंदी जो टीजीटी होता है मिडिल स्कूल में, उससे अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विशेष रूप से हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो व्याकरण वाले जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इस विषय से संबंधित है हिंदी साहित्य से, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है कुंतक। ये सेकंड ऑप्शन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया है कुंतक। कुंतक इनको वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कहते हैं। इनके संबंध में भी याद रखना है, वक्रोक्ति संप्रदाय।
ये भी पूछा जाता है। और ऑप्शन डी है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। औचित्य संप्रदाय, ये इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये 4 चीज इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु मतलब क्या होता है आपको पता होगा। ऋजु कोण हमने पढ़ा है ना, गणित में पढ़ते हैं ऋजु कोण। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ऋजु का अर्थ होता है सीधा, ठीक है, सीधा या फिर सरल। तो सीधा या सरल, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। तो यही इसका विलोम है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। इसी में ये 2 शब्द है, इसको भी हम देख लेते हैं। सुगम, सुगम का मतलब होता है सरल, ये आपको याद रखना है। सीधा का तो आपको पता ही है, सीधा का मतलब सीधा ही है। सुगम का अर्थ होता है सरल, और सुगम का जो विलोम होता है वो होता है दुर्गम। और वाम, वाम का अर्थ होता है बायां, ये आपको याद रखना है। वाम पक्ष बोलते हैं, यानी बायां पक्ष। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य प्रधान रचना कौन सी है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, या फिर जूही की कली। इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन में है सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति एक शोक गीत है, ये भी आपको याद रखना है, शोक गीत। और इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की स्मृति में, सरोज उनकी पुत्री का नाम है, ये आपको याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी सरोज, और इनकी मृत्यु जो है काफ़ी कम उम्र में ही हो गई। तो उनको याद करते हुए उन्होंने एक शोक गीत लिखा जिसको सरोज स्मृति कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी है राम की शक्ति पूजा। तो ये राम की शक्ति पूजा, ये एक लंबी कविता है। इसमें याद रखना है कैसी कविता है, ये लंबी कविता है जो कि महाकाव्यात्मक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी है कुकुरमुत्ता, और कुकुरमुत्ता ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें पूछा है व्यंग्य प्रधान रचना, तो कुकुरमुत्ता एक व्यंग्य प्रधान कविता है, ये आपको याद रखना है कैसी कविता है, व्यंग्य प्रधान। और इसमें पूंजीपति समाज और उसके दिखावे पर तीखा व्यंग्य किया गया है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन डी है जूही की कली। तो जूही की कली ये निराला जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और इसके संबंध में पूछा जाता है कि जूही की कली किस छंद में लिखी गई है। तो याद रखना है जूही की कली मुक्त छंद में लिखी गई है, और इस मुक्त छंद को केचुआ छंद भी कहा जाता है, केचुआ छंद। तो इसके संबंध में इतनी चीज आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, इनमें कौन सा अविकारी शब्द है ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। अव्यय ही अविकारी शब्द है। क्या होता है अव्यय? तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक इन किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अव्यय क्या होते हैं? इसमें लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? ये एक अव्यय है, और लिंग, वचन, कारक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम कहें राम धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। अब इसी में हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता धीरे धीरे चल रही है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या है? अव्यय शब्द है। राम पुरुष है, तो पुरुष के हिसाब से यहाँ क्रिया क्या हो गया? चल रहा है आ गया। सीता स्त्री है, तो स्त्री के हिसाब से क्रिया बदल गई, रहा है से रही है हो गया।
लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों में, राम के लिए भी धीरे धीरे ही शब्द आया है, सीता के लिए भी धीरे धीरे ही शब्द आया है। ठीक है, तो ना इसका लिंग के कारण कोई प्रभाव पड़ा और ना ही अन्य कारण से कोई प्रभाव पड़ा है। तो ये अव्यय शब्द है। इसी तरह से और होता है, और भी क्या है? अव्यय शब्द है। हे भी क्या है? एक अव्यय है। तो अविकारी शब्द इसी को कहा जाता है अव्यय। अविकारी नाम में ही है। ठीक है, अविकारी का मतलब जिस शब्द पर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, परिवर्तन ना हो, उसको अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय होता है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन सभी चीज का। फिर बढ़ते हैं आगे, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुण और संधि का उदाहरण है महेंद्र, रविंद्र, सदैव या फिर स्वागत। अगर हम महेंद्र को देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा, धन, इंद्र। ठीक है, तो महा में क्या आया है? महा में आया है आ स्वर से इसका अंत हो रहा है, और इंद्र में छोटा ई, और आ और ई मिलकर हो जा रहा है ए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर महेंद्र में एक ही मात्रा हो गई। और गुण स्वर संधि की क्या विशेषता है कि दो स्वर मिल के क्या हो जाता है? ए, ओ और अर, ये तीन होता है। ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो महाधन इंद्र में क्या हुआ है? ए हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? गुण स्वर संधि है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी में दिया है रविंद्र। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रवि धन इंद्र, और यहाँ पर रवि में छोटा ई है और इंद्र में भी छोटा ई है, और छोटा ई छोटा मिलके यहाँ पर क्या हो गया है? बड़ा ई हो गया है। ठीक है, ऐसे बड़ा ई हो गया है। तो इसका मतलब ये कौन सा स्वर संधि है? तो दो छोटे छोटे मिलके क्या हो जा रहे हैं? दीर्घ हो जा रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। फिर है सदैव। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सदा धन एव। अब यहाँ पर सदा में आ रहा है और एव में ए आ रहा है, तो आ और ए मिलके क्या हो जा रहा है? सदैव, यानी अय हो जा रहा है। ठीक है, तो अय किस में होता है? वृद्धि स्वर संधि में। तो सदैव क्या है? वृद्धि स्वर संधि है, ये आपको याद रखना है। फिर है स्वागत। स्वागत का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन आगत, इसको बोलते हैं स्वागत। तो सु में छोटा उ और यहाँ पर आ, और दोनों मिलके क्या हो गया? वा बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? तो ये यड़ स्वर संधि की विशेषता है। यड़ स्वर संधि में य, व और र हो जाता है, तो यहाँ पर व हो गया है। ठीक है, उ और आ मिलके व बन गया है, तो ये व हो गया। तो इसलिए ये क्या है? यड़ स्वर संधि है। तो आपको याद रखना है यड़ स्वर संधि में य, व और र हो जाता है, तो इन तीनों में से कोई एक खोजना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये यड़ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर हो जाता है। तो शब्द में देखना, कहीं पर ए की मात्रा तो नहीं है, कहीं पर ओ की मात्रा तो नहीं है, या फिर कहीं पर अर तो नहीं आया है। जैसे महाधन ऋषि, तो ओ हो जाता है महर्षि, तो अर आ गया उसमें, तो वो भी क्या है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर दो छोटे स्वर मिलकर बड़ा स्वर हो जा रहा है, यानी ई मिलके बड़ा ई हो गया, दो ठो छोटा उ मिलके बड़ा उ हो जाएगा, तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में दो छोटे छोटे स्वर मिलके बड़े स्वर हो जाते हैं। तो इस तरह से गुण स्वर संधि के आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे श्याम। तो श्याम तो किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रमा, रमा एक लड़की का नाम है, एक निश्चित व्यक्ति का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से तुलसीदास, तो तुलसीदास भी एक व्यक्ति का नाम है, एक निश्चित व्यक्ति का नाम, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की, लड़की कहने से इसमें सभी लड़की आ गई, रमा भी आ गई, सीता भी आ गई, राधा भी आ गई, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, लड़की बोलने से वो सब इसमें समाहित हो गए। तो लड़की क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है,
यानी पूरे लड़की कह देने से लड़की जाति का बोध होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? मैथिली शरण गुप्त, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर जायसी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें मैथिली आया है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैथिल कोकिल विद्यापति कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार, राष्ट्र कवि किन्हें कहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि ये मैथिली भाषा में रचना करते थे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अमीर खुसरो। सी ऑप्शन में है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता या तूतिया हिंद भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी फेमस है, इसको भी बार बार पूछा जाता है। तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता यानी भारत का तोता। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसी अमीर खुसरो ने तबला और सितार इसका आविष्कार किया है। ये भी जीके के प्रश्न में पूछा जाता है। फिर आते हैं जायसी। ये जायसी का पूरा नाम पूछा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ठीक है। जो पद्मावती फिल्म बना है वो इसी के ऊपर बना है, पद्मावत के ऊपर। तो वो किसकी रचना है? तो वो जायसी की रचना है और ये भक्ति काल के कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अन्विति का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होता है अन्विति का अनुधन इति। तो ऑप्शन ए में है अनुधन इति और यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो अनु में क्या है? अनु में है छोटा ऊ और ये है छोटा ई। तो यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ई मिलके क्या बन गया? व बन गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए व बन गया है। अनुधन इति में छोटा ऊ और छोटा ई मिलके व बन गया है। तो व किस संधि की विशेषता है आपको अभी मैं बताया। तो ये है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में य व और र हो जाता है। तो अन्विति क्या है? यड़ स्वर संधि है, ये आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे अम्बु, ऑप्शन बी में है अम्बु। तो अम्बु का मतलब भी पानी ही होता है, तो ये तो पर्यायवाची है। वारी, वारी को भी पानी ही कहते हैं, नीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अम्बु, जल, वारी, नीर, सलील, सलील भी जल का पर्यायवाची है। रसाल, रसाल जल का पर्यायवाची नहीं है, हालांकि आपको नाम से रसाल आया है तो लग रहा है कि रस है मतलब पानी है, ठीक है। रसाल कहा जाता है आम को। तो इसमें पूछा है कि जल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। रसाल का मतलब है आम और बाकी अम्बु, सलील, वारी इन सब का मतलब होता है जल या पानी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव कौन सा शब्द है? पहला दिया है अखरोट, तो अखरोट यही तद्भव शब्द है, ठीक है। किसका तद्भव है ये? तो अक्षोट, अक्षोट का तद्भव है अखरोट। तो इसमें पूछा है तद्भव शब्द, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुख, मुख क्या है? तो मुख एक तत्सम है और इसका तद्भव होगा मुंह। क्या होगा इसका? मुंह। फिर है ग्राम, ग्राम एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गांव। फिर है कर्म, कर्म भी एक तत्सम है और इसका तद्भव होता है काम। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 13। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अरबी का, अंग्रेजी का या फिर फ्रेंच का? तो मुहावरा शब्द मुख्य रूप से अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और बाकी जो है गलत है। फिर अगला प्रश्न है,
पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें। पहले शकुंत का मतलब देख लेते हैं। तो शकुंत जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। अक्षी, अक्षी आँख को कहा जाता है, ये आँख का पर्यायवाची है। और तरणी, तरणी का मतलब सूर्य या नाव होता है, तो ये उसका पर्यायवाची है। और प्रसून ये जो है फूल या फिर पुष्प, ठीक है, तो पुष्प पूछा है तो प्रसून ही इसका पर्यायवाची है। और इसके क्या क्या नाम है? तो सुमन कहा जाता है, सुमन, पुष्प, प्रसून, फूल, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या है? तो ये एक मुहावरा है, आधा तीतर आधा बटेर, और इसका अर्थ होता है अनमेल योग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। या इसी को बेमेल मिश्रण भी कह दिया जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी में दिया है अधूरा ज्ञान, दोहरा लाभ, अशिक्षित होना, तो ये सब गलत है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी को किस भाषा परिवार की भाषा माना जाता है? भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय या फिर चीनी तिब्बती? तो हिंदी को भारोपीय, ऑप्शन ए है भारोपीय, और इसी को इंडो यूरोपी भी कहा जाता है। इंडो, इंडो का मतलब भारत, ठीक है, तो इंडो यूरोपीय, और इसी को कहा गया है भारोपीय। तो हिंदी जो है इंडो यूरोपी या फिर इसी को भारोपी कहा जाता है, इस भाषा परिवार से संबंध रखता है। उसके बाद है द्रविड़, तो द्रविड़ ये दक्षिण भारत की भाषा परिवार है, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में जितना भी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम वो सब बोला जाता है, वो क्या है? द्रविड़ का है, तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। आग्नेय, आग्नेय तो ये कोई भाषा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और चीनी तिब्बती, तो ये तो चीन और तिब्बत की भाषा होगी, तो ये दोनों तो गलत ही है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला एक सममात्रिक छंद है, ये आपको याद रख लेना है। जो हिंदी साहित्य से विद्यार्थी हैं वो समझ गए होंगे सममात्रिक क्या है, ठीक है। तो सममात्रिक छंद है ये, और ये मुख्य रूप से जो व्याख्याता वगैरह पेपर देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक सममात्रिक छंद है, और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है, ये आपको याद रख लेना है। 11 और 13 पर यति का मतलब है ऐसा विराम जहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। तो 11 और 13 पर यति होती है, और 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होता है। तो इसी को बोला गया है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो अलंकार जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, यानी शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा होता है अर्थालंकार, यानी अर्थ के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यानी काव्य जो है बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। अब इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो शब्दालंकार में आ जाता है अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है, और श्लेष हो जाता है, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, ये सब आपको याद रखना है। वक्रोक्ति हो गया, पुनरुक्ति हो गया, और विप्सालंकार हो गया। तो इसमें से कुछ को आपको याद रख लेना है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्या होता है अनुप्रास अलंकार? तो जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, सब में च की आवृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है, तो इसके कारण से वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो किसके कारण से सुंदर लग रहा है? च शब्द के कारण, इसलिए ये क्या है? शब्द अलंकार है। इसी तरह से यमक अलंकार, तो यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण से वो बहुत अच्छा लगता है काव्य, ठीक है।
जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पावे बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और एक कनक का मतलब होता है इसमें सोना, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतुरा, ठीक है। तो अगर इंसान को सोना मिल जाता है तो भी वो बौरा जाता है, या फिर वो धतुरा खा लेता है तो भी वो क्या हो जाता है, बौरा जाता है। दोनों ही स्थिति में उसकी पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर शब्द के कारण से ये जो काव्य है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो ये अच्छा लग रहा है ना। तो ये भी क्या है, शब्द अलंकार है। इसी तरह से श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और इसमें क्या होता है, तो इसमें शब्द जो है एक बार आता है लेकिन अर्थ उसके अनेक हो जाते हैं। यहाँ पर यमक अलंकार में शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, लेकिन श्लेष में क्या है, शब्द एक ही बार आएगा और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम लें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके 3 अलग अलग अर्थ हैं। कौन कौन सा अर्थ है? पानी जो है, मोती के लिए पानी का अर्थ चमक हो गया। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ सम्मान हो गया। और चूने के लिए पानी का अर्थ जल हो गया। तो पानी एक ही बार आया है, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग वस्तु या व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं श्लेष। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो ये 3 जो है आपको मुख्य रूप से याद करना ही है, बाकी को आप भले ही छोड़ सकते हैं, चाहे आप व्याकरण के दृष्टि से याद करें या फिर व्याख्याता के या फिर टीजीटी पीजीटी जिसके लिए भी याद करें। ये 3 जो है आपको याद रखना ही है। अब हम अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है उपमा। आप अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो आप केवल नाम याद रख लीजिए। अर्थालंकार में आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में पूरा सा होता है, ये भी कभी कभी शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। तो अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसी में आ जाता है संदेह, मानवीकरण, व्यतिरेक, दृष्टांत। तो वो सब आपको याद रखने हैं। शुरू के जो ये 3 है ना, इसको आप याद रख लीजिए। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो ये 4 आप याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शब्दालंकार है, तो यहाँ पर आया है यमक अलंकार। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये क्या है, अर्थालंकार है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर देखें हम, उपमा अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पर तुलना की जाती है, ठीक है, तो वो होता है उपमा अलंकार। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन क्या है, डोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। रूपक क्या है, तो रूपक में इसमें भी तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना ऐसे की जाती है कि समझ ही नहीं आता कि तुलना की गई है कि नहीं। यानी इसमें तुलना करने वाले और जिस चीज़ से तुलना की जाती है उसमें अभेद हो जाता है, यानी दोनों में भेद का पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, तो यहाँ पर चंद्र खिलौना है ना, तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि चंद्र रूपी खिलौना। चंद्र खिलौना का मतलब है चंद्र खिलौना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि चंद्र रूपी खिलौना लेना है, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली, हाँ, इसका मतलब है कि चांद ही खिलौना है और उसी को लेना है। चंद्र खिलौना का मतलब चांद ही खिलौना है और उसी को लेना है, ठीक है। तो चंद्रमा और खिलौना में इतनी समानता हो गई है कि उसमें वो भेद ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभेद हो जा रहा है यहाँ पर, तो इसी को बोला जाता है रूपक। दोनों में इतनी समानता है कि दोनों में फर्क का पता ही नहीं चल रहा है, तो ये हो गया रूपक, ठीक है। तो रूपक का मतलब यही है। और उपमा का मतलब तुलना करना, और इसमें तुलना की जा रही है
लेकिन इतनी समानता है कि तुलना का पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना या संभावना, जैसे कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो इसमें कल्पना या फिर संभावना की जाती है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा करके की जाती है, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं है और लंका पूरी तरह से जल के खाक हो गई है और वहाँ से जितने भी राक्षस हैं वो भाग गए हैं। तो चीज़ों को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताई गई है हनुमान की शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए, उनके बल को दिखाने के लिए। तो ये है अतिशयोक्ति। आपको नाम याद रख लेना है और जो हिंदी विषय से संबंधित विद्यार्थी हैं उनको तो ये डिटेल से ही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। ये है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में चतुर, चतुर का मतलब चार भुजा वाला। ठीक है, कितनी भुजा वाला? चार भुजा वाला। तो चार क्या है? संख्या है। तो जिस समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो उसको कहते हैं द्विगु समास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास ये कारक चिन्ह वाला रहता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए रहता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और वो और या शब्द से जुड़ा होता है। और द्विगु समास संख्यावाचक होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। कौन कौन से है वो भी आपको याद रखना है, यहाँ मैं लाइन से आपको दे देता हूँ। विधानवाचक होता है एक, विधानवाचक। फिर होता है निषेधवाचक, निषेधवाचक। फिर नेक्स्ट होता है प्रश्नवाचक, आपको याद रखना है प्रश्नवाचक। अगला होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये 4 हो गए। 5वां होता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। 6वां होता है इच्छावाचक, इच्छावाचक। 7वां संकेतवाचक। 8वां होता है संदेहवाचक। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद आपको याद रखना पड़ेगा। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर, धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। तो वह शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो कोई शब्द है यहाँ पर और इसके अंत में जुड़ता है, तो अंत में जुड़ने वाले को बोलते हैं प्रत्यय। और इसके पहले अगर जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय है ऑप्शन बी में। अगर इसी का उल्टा होता कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ता है या पूर्व में जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा इसी में 2 चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं। समास क्या होता है? तो समास जो है ये शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, यानी 2 शब्द आपस में मिलते हैं। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय अविकारी शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार लेखन में मूल रचना का होता है कितना होता है? सार लेखन है ना, जो हम टिप्पणी लिखते हैं या फिर सारांश लिखते हैं, तो जो मूल रचना होता है उसका कितना होता है? तो मूल रचना का हम 1/3 यानी 1/3 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन सी। सार लेखन कहें या इसी को टिप्पणी कहें या फिर संक्षेप कहें, तो इसमें हम लिखते हैं 1/3 यानी 1/3। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती वाक्य है।
ये कैसा वाक्य है? इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है या फिर निषेधवाचक है? अभी हमने प्रकार पढ़ा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्षा न होती तो फसल सूख जाता, और निषेध का मतलब मना, तो इसमें मना करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी संकेतवाचक। इसमें संकेत किया गया है, इसका मतलब है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर वर्षा ना होती तो फसल सूख जाता। ठीक है, यानी वर्षा के होने और फसल के सूखने एक दूसरे पर डिपेंड करता है। वर्षा नहीं होती तब फसल सूख जाती, वर्षा हो गई है इसलिए फसल नहीं सूखी। ठीक है, तो एक क्रिया के होने पर दूसरा क्रिया निर्भर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं संकेतवाचक। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हम देख लेते हैं, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आँख का तारा, तो आँख का तारा तो होता है बहुत प्यारा होना, है ना। आँख का तारा का मतलब बहुत प्यारा होना। फिर आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब ही होता है कपटी मित्र, तो यही इसका राइट आंसर है। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना का मतलब होता है हार मानकर भाग जाना, हार मानकर भाग जाना। और कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना का मतलब होता है बदनाम करना, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी का मतलब जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं इसी लिपि को कहते हैं देवनागरी लिपि, यानी जो हिंदी की लिपि है। ठीक है, तो हिंदी को तो हम देवनागरी में ही लिखते हैं। संस्कृत को भी देवनागरी में ही लिखते हैं, और जो मराठी भाषा होती है मराठी भाषा को भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। यहाँ पर यह है पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी की जो लिपि है उसको बोला जाता है गुरुमुखी, तो पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी। तो इसमें पूछा है किसकी देवनागरी नहीं है, तो पंजाबी की लिपि जो है देवनागरी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी क्या है इसको हमको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुगृहित। ठीक है, इसी को अलग अलग मात्रा को इधर उधर करके लिखा गया है। तो इसमें आपको याद रखना है, जो शुद्ध रूप है उसमें ग के नीचे री की मात्रा होता है ना। ये एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, ग के नीचे री की मात्रा है और ह में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, और न में छोटी की मात्रा है, तभी वो शुद्ध है। खास करके इन दोनों को याद रखना है, ग में री की मात्रा होनी चाहिए और ह में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। हमेशा इसको बोलते समय हम अनुग्रहित अनुग्रहित बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए को लगा सकते हैं बहुत लोग, है ना। लेकिन आपको याद रखना है ग में री की मात्रा होनी चाहिए और ह में बड़ी की मात्रा, तब यह है शुद्ध रूप है। तो अनुगृहित ये इसका शुद्ध रूप है। अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा से संबंधित प्रश्न ये आता है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि संविधान की भाषा है कि राज्य भाषा है, इस तरह से आता है। तो आपको याद रखना है राजभाषा। राजभाषा का मतलब कामकाज की भाषा, सरकार की कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, इसको बोलते हैं राजभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश की भाषा, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी एक राजभाषा है, यानी सरकारी कामकाज की भाषा है, और इसको 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। घिरी मिटकी मारना, है ना, यहाँ मिटकी को अलग अलग दे दिया है जबकि ये एक साथ होना चाहिए। घिरी मिटकी मारना, इसका अर्थ क्या है? जल्दबाजी करना, तो जल्दबाजी करना तो नहीं है। घड़े को पत्थर से मारना, ये भी नहीं है। पलकें न झपकाना, तो यही इसका राइट आंसर है। घिरी मिटकी मारना मतलब पलकें को
न झपकाना यानी एकटक देखना। फिर अगला है आँख मटकाना, तो आँख मटकाना भी नहीं है इसका आंसर, ये भी गलत है। अगला है उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं, तो राग दरबारी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। तो ये श्रीलाल शुक्ल की बहुत फेमस रचना है और ये 1968 में इसको लिखा था इन्होंने और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की। प्रेमचंद की रचना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, गोदान, गबन और सवा सेर गेहूँ, इस तरह से गुल्ली डंडा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, 200-400 रचनाएं हैं। तो वो सभी आपको जो मुख्य है वो तो याद होना ही चाहिए। प्रेमचंद काफ़ी बड़े नाम हैं और ये तो परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है ना, लेकिन अपने जीवन को आपको बेहतर करना है तो प्रेमचंद के उपन्यास वगैरह पढ़िए, उससे काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदलाव आएगा। और अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब में जाइए और उसमें सर्च कीजिए आप, पहले दूरदर्शन में इनका सीरियल आता था प्रेमचंद की तहरीर मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। तो इस नाम से आपको इनके जो मुख्य है 20-30 रचनाएं आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। फिर है अज्ञेय। अज्ञेय के बारे में हम जानते हैं, इनकी जो प्रमुख उपन्यास है वो आपको याद रखना है, शेखर एक जीवनी, ठीक है। शेखर एक जीवनी जो मुख्य है उसी को मैं बता रहा हूँ। फिर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की इनको गजानन माधव मुक्तिबोध कहा जाता है और चांद का मुंह टेढ़ा वगैरह इनकी प्रमुख रचना है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये खास करके हिंदी साहित्य वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो प्रश्न है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध का स्थायी भाव, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये होता है रौद्र रस, ठीक है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ये आपको याद रखना है। फिर आता है वीर। वीर रस का स्थायी भाव भी आपको याद रख लेना है, उत्साह। विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा या फिर घृणा बोलते हैं इसी को, ये भी आपको याद रख लेना है। फिर करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो स्थायी भाव पूछा जाता है, रस कितने होते हैं ये भी आपको याद रखना है, 9 रस होते हैं। आजकल 10वां रस भी माना गया है वात्सल्य को, तो ये आपको याद रख लेना है। तो कुल मिला के पूछा जाए तो आपको 9 ही बताना है, 9 रस कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 33। ये आपको याद रख लेना है, 33 संचारी भाव होते हैं। 9 क्या होते हैं? तो 9 रस होते हैं, इसलिए 9 रस कहा जाता है, ठीक है। और 33 जो है संचारी भाव होता है और ये किसने माना है? तो आचार्य भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 351। तो हिंदी के देखरेख उनके विकास के निर्देश दिए गए हैं 351 में। 346 में क्या बोला गया है? तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा से संबंधित है, यानी 346 किससे संबंधित है? राजभाषा, ठीक है। और 343, तो 343 ये है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, तो ये 343 में कहा गया है। और 346 में राजभाषा, लेकिन किसकी? तो राज्य प्लस राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य की राजभाषा, उसके संबंध में चर्चा की गई। और 349 में राजभाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। तो 339 ये विशेष प्रक्रिया से संबंधित है, याद रखना है। 343 बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी, ये किसमें कहा गया है? 343 में।
और 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। राज्यों के बीच राजभाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 346 में है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 33 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इसमें और अन्य युग दिया है, इसके हम जो मुख्य मुख्य कवि है उसको भी देख लेते हैं। जैसे भारतेंदु युग, ठीक है, तो नाम में ही है भारतेंदु, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसके प्रमुख कवि है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये यही प्रश्न में पूछा गया है। तो द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त है, और मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। फिर आते हैं छायावादी, तो छायावाद के 4 कवि को तो आपको याद रखना ही है, 3 कवि और 1 कवियत्री। इनको जो है हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ कहा जाता है, याद रख लेना है। इनको कहा जाता है पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों को हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ कहा जाता है, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। पंत का मतलब है सुमित्रानंदन पंत, और प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद, निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावादी युग से संबंधित है, और ये हजारों बार प्रश्न में पूछा गया है। फिर है प्रगतिवादी युग, तो ये छायावाद के बाद आया था। फिलहाल इतना को तो आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यानमग्न का हम समास विग्रह करेंगे, तो ये हो जाएगा ध्यान में मग्न। तो में और से ये किस तत्पुरुष में आता है, ये आपको बताना है ना। तो ध्यानमग्न एक तो तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में क्या आता है, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाया रहता है, ठीक है। तो जितने प्रकार के कारक हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष हैं। तो 8 प्रकार के कारक हैं, तो 8 प्रकार के तत्पुरुष हैं। तो यहाँ पर कौन से तत्पुरुष में आता है, ठीक है। तो अधिकरण में आता है में और पर, तो यहाँ आया है में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कर्म तत्पुरुष में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को आएगा। संबंध में का के की आता है, का के की। और संप्रदान, संप्रदान को और के लिए, संप्रदान को के लिए आता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के भेद को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये मिश्र वाक्य है। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसके एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इसमें 2 वाक्य होते हैं, एक मुख्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित होता है। इसमें जो मुख्य उपवाक्य है वो है वैसा काटोगे, ये मुख्य वाक्य है, और जैसा बोओगे ये आश्रित वाक्य है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, इनके बीच में जैसा, वैसा या फिर की या फिर जब, तब, इस तरह के योजक शब्द से ये जुड़े रहते हैं। तो जैसा, वैसा, की, जब, तब, इस तरह के अगर योजक शब्द आपको दिख जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सरल वाक्य क्या होता है, तो सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही वाक्य होगा और मुख्य वाक्य होगा, तो वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र होते हैं, उपवाक्य होते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, तो ये तो और, या, एवं, तथा, इस तरह के शब्दों से ये जुड़े रहते हैं। तो इसमें 2 उपवाक्य होंगे
और ये और, या, एवं, तथा जैसे शब्दों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होगा और उसके अन्य आश्रित वाक्य होंगे, और ये जैसा, वैसा, जब, तब, की, इस तरह के शब्दों से जुड़े रहते हैं, योजक शब्द से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी है। उ, आधा ज और वल, बड़ा उ, है ना। तो इसमें उज्ज्वल हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें आपको याद रखना है, उज्ज्वल में हमेशा दो आधा ज आता है, यही इसका ट्रिक है। दो आधा ज रहेगा, उसी को आपको लगाना है ना। बोलने से हमको आधा ज और ये पूरा ज सही लगता है, लेकिन है नहीं, वो शुद्ध है। जिसमें दो आधा ज हो वही उज्ज्वल सही है। तो सही वर्तनी है ऑप्शन सी। फिर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब इधर शुद्ध अशुद्ध वाला है, इसमें अशुद्ध हमको बताना है। तो पूजनीय ये अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध क्या होता है, अगर हम पूज्य लिखें, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ पूज्य, तो ये सत्य है। लेकिन इसी में मैं नीय लगा दूं, जैसे पूज्य में नीय लग गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें नीय जुड़ेगा तो ये पूज्य नहीं होगा, बल्कि ये पूजनीय हो जाएगा। तो पूजनीय सही वाक्य है, पूज्य सही वाक्य है, लेकिन पूज्यनीय ये गलत है, गलत शब्द है। मैं बार बार इसको वाक्य वाक्य बोल दिया, ठीक है। तो पूजनीय ये शुद्ध शब्द है, पूज्य शुद्ध शब्द है, पूज्यनीय अशुद्ध है। अनधिकार, हम इसको लिखने में हमेशा अनाधिकार अनाधिकार लिखते हैं, लेकिन वो गलत है। अनधिकार शुद्ध है। निरोग, बड़ा नी, ये शुद्ध है। आशीर्वाद, तो आशीर में स में बड़ा ही रहेगा और व के ऊपर मेरा रहेगा, तभी ये शुद्ध है। तो ये भी शुद्ध शब्द है। अक्सर इसमें छोटा ई को लोग सही मान लेते हैं, लेकिन आपको उसको गलत मानना है। बड़ा ई और ऊपर में र होना चाहिए, व के ऊपर में। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, यानी तुलसीदास, तुलसी का मतलब तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तो तुलसीदास की फेमस रचना है। फिर नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवितावली, कवितावली भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी की। और रामचरितमानस तो इनकी है ही। फिर है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका नहीं है, रामचंद्रिका है केशव दास की रचना, महाकवि केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। और ये केशव दास ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, तो रीतिकाल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। कृपालु, सबसे पहले हम देख लेते हैं कृपालु। कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है। कृपालु में कृपा धन आलू, तो इसमें क्या लगा है आलू प्रत्यय। हमको क्या पूछा है उपसर्ग युक्त शब्द, तो ये तो प्रत्यय युक्त हो गया। सामाजिक, सामाजिक में इक प्रत्यय, छोटा ई है ना, तो इक प्रत्यय लगा है। और मिलनसार, मिलनसार में सार प्रत्यय लगा है, तो ये सब तो प्रत्यय वाले शब्द हो गए। गमन में, गमन में आ उपसर्ग लगा है, इसीलिए यही इसका राइट आंसर है। तो उपसर्ग युक्त शब्द हो गया आगमन। अगला प्रश्न है, रीति युक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति काल के जो कवि हैं उनको तीन धाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, और इसे रीतिबद्ध को ही रीति युक्त कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और तीसरा होता है रीति मुक्त। ये तीन धाराओं में रीतिकाल को बांटा गया है। रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि हैं वो है केशवदास, देव और मतीराम। ये तीन जो है
रीतिबद्ध या रीतियुक्त कहा जाता है उसके हैं। दूसरा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के कवि हैं बिहारी और सेनापति, इनके नाम आपको याद रखना है। और रीति मुक्त में फेमस कवि है घनानंद और बोधा। तो ये इन काव्य धारा के प्रमुख कवि है। तो यहाँ पर पूछा है रीति युक्त, जिसको हम रीतिबद्ध बोल रहे हैं, इसके प्रमुख कवि कौन है इस काव्य धारा के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतीराम। हालांकि इसमें केशव भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। ये तो सभी को याद रहता है। कौन कौन सा कारक होता है, तो 8 कारक के आपको नाम याद रखना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। इसी तरह से इसको लाइन से याद रखना है। फिर होता है अपादान कारक, उसके बाद होता है संबंध कारक, और फिर होता है अधिकरण कारक, और लास्ट होता है संबोधन। तो ये 8 कारक आपको याद रखना है। इसकी संख्या ही अक्सर पूछा जाता है और इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक यूज़ हुआ है। तो आपको इसको और डिटेल से पढ़ना है, मैं खाली इसको नाम बस बताया हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा छंद वार्णिक छंद है। तो वार्णिक छंद इसमें से कौन सा है ये हमको बताना है। तो छंद 2 तरह का होता है मुख्य रूप से, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो जिस छंद की पहचान वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है तो उसको वार्णिक छंद कहते हैं, और जिस छंद की पहचान मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है तो उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। तो वार्णिक छंद और मात्रिक छंद होता है, शब्द में ही छुपा हुआ है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो इसमें दोहा, सोरठा और हरिगीता, ये दोहा हो गया, ये सोरठा और हरिगीता। तो हरिगीत का ये तीनों जो है ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। जबकि जो कवित्त है ये कवित्त है वार्णिक छंद। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का उपन्यास है कर्मभूमि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सुनीता और त्यागपत्र, ये जो उपन्यास है ये जैनेंद्र के उपन्यास है और ये बहुत अच्छा उपन्यास है। इसको आप YouTube में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा उपन्यास है ये। तो ये जैनेंद्र का उपन्यास है। जबकि ये जो तमस है, ये तमस जो है ये भीष्म साहनी के उपन्यास है। तो इनको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, कोयल का कंठ सबसे सुंदरतम है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या अशुद्ध है या फिर ये शुद्ध है भी कि नहीं। तो कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये अशुद्ध वाक्य है। एक तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम तम शब्द को हटा दें तो ये हो जाएगा कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तब ये शुद्ध हो जाएगा। या फिर अगर हम तम को रख लेते हैं, ठीक है, तो हमको सबसे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मधुरतम बोल रहे हैं तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ ही है, ठीक है। तो ये जो सबसे शब्द है ये अनावश्यक है। तो अब ये हो जाएगा कोयल का कंठ मधुरतम है। तो कोयल का कंठ मधुरतम है या फिर कोयल का कंठ सबसे मधुर है, ये दोनों सेम वाक्य है और ये दोनों शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सबसे शब्द है ये अनावश्यक रूप से आया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसी अशुद्धि है ये, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। या तो सबसे रहेगा तो तम को हटाना पड़ेगा, और अगर मधुरतम रहेगा तो फिर सबसे शब्द को हटाना पड़ेगा, तब ये शुद्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभ्युदय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा
धन उदय। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद इसका हो गया। तो अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अभी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा जो है कौन सी संधि है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी का ई और इसका उ, ये दोनों मिलके क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं य बन गया है, ठीक है। तो य व और र ये किस में होता है, तो ये होता है यण स्वर संधि में। तो अभ्युदय जो है यण स्वर संधि है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अड़ा और अढ़ा इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है। तो अड़ा और अढ़ा ध्वनि को कहा जाता है उच्छिप्त ध्वनि, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उच्छिप्त ध्वनि कहा जाता है। लुंठित क्या होता है, तो लुंठित ध्वनि किसको कहते हैं, र को लुंठित ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि र का उच्चारण करते समय जीभ जो है मुड़ के तालु को छूती है, यानी जीभ जो है वो गोल हो जाती है, ऊपर के भाग को छूती है। तो र को याद रखना है, लुंठित कहते हैं इसको। पार्श्विक, पार्श्विक किसको कहते हैं, तो ल को पार्श्विक कहते हैं, क्योंकि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है हमारे जीभ के बगल से निकलती है। आप एक बार बोल के देख भी सकते हैं। तो जीभ के बगल से निकलती है, यानी पार्श्व से निकलती है, तो ये हो गया पार्श्विक। इसमें ऊपर जीभ गोल हो जाती है, तो ये लुंठित। और ऊष्म क्या होता है, तो ऊष्म मतलब गर्मी, ठीक है। तो ऊष्म उसको कहा जाता है जिसके उच्चारण करने से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, जैसे कि स, श और स और ह, इन सब को बोलते हैं तो इसमें ऊष्मा निकलती है। तो इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, इसको पार्श्विक व्यंजन, इसको लुंठित व्यंजन, और उच्छिप्त अड़ा और अढ़ा को कहा जाता है। तो ये हो गए उच्छिप्त व्यंजन। इसको उच्छिप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, ठीक है। उच्छिप्त का क्या मतलब होता है, फेंका हुआ। और जब इसका हम उच्चारण करते हैं अड़ा और अढ़ा का, तो जीभ जो है झटके से नीचे गिरती है, यानी फेंकने जैसी होती है, तो इसीलिए इसको उच्छिप्त कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें वाचक शब्द आपको बताना है। वाचक शब्द सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार में चार चीजें होती है। एक होता है उपमान। उपमान क्या होता है, तो उपमान जिससे तुलना की जाए। दूसरा होता है उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। और एक होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द यानी जिस शब्द से तुलना की जाए। और एक होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म यानी जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण से उसकी उपमा दी गई है, यानी उसकी तुलना की गई, तो इसको कहा जाता है उपमा अलंकार। तो इसमें चार चीज होती है, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो इसमें पूछा है वाचक शब्द, है ना। तो पीपर पात सरिस मंडोला यानी पीपल के पत्ते के समान मंडोला, यानी इसमें पीपल के पत्ते की तुलना किससे की गई है, मन से की गई है, ठीक है। तो मन क्या हो गया, मन हो गया है उपमेय, यानी मन की तुलना किसकी की गई है, तो मन यानी जिसकी तुलना की जाए, तो मन की तुलना की गई है, तो मन उपमेय है। जिससे की जाए, किससे की गई है, तो ये है पीपल के पत्ते, यानी पीपल के पत्ते से की गई है, तो ये उपमान हो गया। किस शब्द से की गई है, तो सरिस, ठीक है, पीपल के पत्ते के समान, सरिस का मतलब समान, तो ये क्या है, वाचक शब्द हो गया सरिस। और कौन से गुण के कारण, यानी पीपल के पत्ते का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण से उसकी तुलना मन से कर दी गई है, ठीक है। तो पीपल के पत्ते का गुण ये होता है, देखे होंगे पीपल का पत्ता हमेशा हिलते रहता है, डोलते रहता है, हवा नहीं भी चलेगी तो भी वो हिलते डुलते रहता है, ठीक है। तो डोलना ये क्या है, इसका साधारण धर्म है।
तो प्रश्न में पूछा है वाचक शब्द, तो वाचक शब्द है सरिस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें आपको याद रखना है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इन सब से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद के संदर्भ में यति का अर्थ क्या है। तो यति का अर्थ होता है विराम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चरण क्या होता है, तो चरण का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति को ही चरण कहा जाता है। तुक क्या होता है, तो तुक चरण के अंत में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। जैसे लास्ट में एक जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, तो सून आ गया लास्ट में, सून। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, तो ये तुक मिल रहा है, सून चून एक जैसे उच्चारण हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं तुक। तो ध्वनि की समानता अंत में। फिर विराम चिन्ह, तो ये यति होता है, तो पंक्तियों के बीच में हम रुकते हैं, ठीक है, अल्प विराम और लास्ट में पूर्ण विराम, तो उसको बोला जाता है यति। यति गति, और यति मतलब रुकना, गति मतलब चलना। फिर है मात्रा, तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। तो इन सब को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में नासिक्य ध्वनि क्या होती है। तो आप हिंदी वर्णमाला देखे होंगे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। इसी तरह से च, छ, ज, झ, इय। इसी तरह से अन्य व्यंजन देखे होंगे। तो ये जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर का मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वें नंबर के जो भी हैं लास्ट में, ठीक है, इन सभी को नासिक्य ध्वनि कहा जाता है। क्योंकि इनको बोलते समय क्या होता है, इनको बोलते समय नाक और मुंह से जो है हम ध्वनि निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है। चाहे आप अंग बोले तो अंग बोलने से नाक से निकल रही है, इया इया बोलने से भी नाक से निकल रही है। इसी तरह से अड़ा बोलते हैं तो अड़ा में भी नाक से निकलता है। न बोल देते हैं, न में भी नाक से निकलता है। म बोलते हैं तो म में भी निकलता है, ठीक है। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, उसके बाद ट ठ ड ढ ड़ और त थ द ध न और प फ ब भ म। तो इस तरह से ये व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो अंतिम में होता है, पंचमाक्षर कहते हैं इसको, तो यही जो है नासिक्य ध्वनि होती है। तो प्रत्येक वर्ण की पंचम ध्वनि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है ये बताना है। यहाँ पर एक शब्द है से, ठीक है। तो से किस में आता है, अपादान से, ठीक है। कर्म को आता है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान में आता है को और के लिए। तो इस तरह से ये विभक्ति इसमें आता है। यहाँ पर से आया है तो से दो है, एक तो करण में से आता है और एक अपादान में से आता है। लेकिन अपादान के से में अलगाव का भाव होता है। अलगाव का मतलब जहाँ चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही है, अगर ऐसा भाव आ रहा है तो वो अपादान कारक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ से फल गिरना, यानी पेड़ से फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलगाव का भाव है, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चरण कमल बंदव हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल, ठीक है। तो यहाँ पर चरण कमल से क्या तात्पर्य है, तो चरण ही कमल है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला गया है कि चरण के कमल के समान चरण है, बल्कि चरण कमल का मतलब उनके चरण ही कमल है। यानी इसमें जो है विशेषण और विशेष्य, जिसको हम उपमेय और उपमान कहते हैं, तो उपमेय और उपमान में अंतर नहीं किया गया है, उन दोनों में क्या हो गया है, अभेद हो गया है। यानी जो उनके चरण है हरि के, यानी भगवान के चरण, वो इतने सॉफ्ट है, इतने सुंदर है कि वो कमल के समान नहीं है, बल्कि कमल ही है, ठीक है। तो उनके चरण कमल ही है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भेद नहीं है, न कमल में और
चरण में, दोनों में इतनी ज़्यादा समानता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद रूप हो जाए तो इसको रूपक कहा जाता है। ठीक है, उपमा क्या है? तो उपमा में हम उपमेय और उपमान में तुलना करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ना, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी यहाँ पर पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है, तो इसको हमने उपमा अलंकार कहा, क्योंकि दोनों में तुलना की गई है। ठीक है, पीपल के पत्ते को मन नहीं कहा गया है, बल्कि पीपल के पत्ता मन के समान बताया गया है। लेकिन यहाँ पर चरण कमल के समान नहीं बताया गया है, बल्कि चरण को ही कमल बता दिया गया है, तो इसलिए ये रूपक है। तो ये आपको याद रखना है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। इसका उदाहरण हमने पहले देख लिया है, तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, सूर्य कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द है सूर्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देशज क्या होता है? तो स्थानीय भाषाओं या बोलियों से आए हुए शब्द ये देशज होता है, जैसे कि लोटा या फिर पगड़ी। तो स्थानीय स्तर पर जो भाषा यूज होता है उसको देशज कहते हैं। विदेशी भाषा में अरबी, फारसी वगैरह से, इंग्लिश से या जापानी शब्द, तो जो विदेशी भाषा है उनसे शब्द जो आए रहते हैं उसको हम कह देते हैं विदेशी। जैसे स्कूल, पेन, ये सभी क्या है? इंग्लिश के शब्द हैं, जिसको हम हिंदी में अपना लिए। इसी तरह से तत्सम, तो तत्सम तो संस्कृत के शब्द हैं और सूर्य जो है तत्सम शब्द है। तद्भव संस्कृत से हिंदी में आया हुआ, तो इसको तद्भव कहते हैं। जैसे सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सूरज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो व्याख्याता और मिडिल स्कूल के हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका अर्थ है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये इसका हिंदी अर्थ है। तो ये किसने परिभाषा ये दिया, इसको हमको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। ठीक है, तो विश्वनाथ ने कहा कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भामा का एक परिभाषा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये व्याख्याता और टीजीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शब्दार्थव सहितव काव्यम। ठीक है, तो ये भी भामा का कथन है, ये इसको आपको याद रखना है। और वाक्यम रसात्मकम ये विश्वनाथ का कथन है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो विश्वनाथ में व से चालू हो रहा है और ये वाक्यम रसात्मकम भी व से चालू हो रहा है, तो उससे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है? महाकाव्य कौन सी है ये हमको बताना है। तो साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, तुलसीदास। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं महाकाव्य क्या होता है। दो तरह के काव्य होते हैं, एक महाकाव्य होता है और एक होता है खंड काव्य होता है। ठीक है, तो महाकाव्य की क्या विशेषता होती है? तो महाकाव्य ये एक बहुत बड़ी रचना होती है, विस्तृत होती है, जबकि खंड काव्य एक छोटी रचना होती है। इसमें पात्र बहुत ज़्यादा होता है, यानी पात्र अधिक होता है, और इसमें पात्र जो है ये 2-4 ही होंगे, और इसमें पात्र जो है बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा का मतलब वो 80-90 तक भी चला जाएगा। जैसे उदाहरण देकर मैं बात करूं तो महाभारत, तो महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, क्योंकि महाभारत में आप पात्र देखिए कितने पात्र हैं। ठीक है, सैकड़ों पात्र हैं उसमें, यानी पात्र का मतलब नायक नायिका, तो सैकड़ों पात्र है उसमें। इसमें जो कहानी है ना, तो महाकाव्य में कहानी के अंदर कहानी होता है। ठीक है, जैसे कि महाभारत, तो महाभारत के अंदर में जाएंगे तो उसमें हर पात्र का अलग अलग कहानी होगा। कृष्ण का कहानी अलग दिखा देंगे। ठीक है, उसी में भीम का कहानी अलग दिखा देंगे, उनके बचपन की अलग कहानी है। तो कर्ण की अलग कहानी है, द्रौपदी और उसके भाई की अलग कहानी है।
तो कहानी के अंदर और अनेक कहानियाँ होती है, तो इसको कहा जाता है महाकाव्य। लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता। खंड काव्य में एक ही मुख्य कहानी होती है, अन्य कहानियाँ उसमें छोटी छोटी होती ही नहीं है। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें खंड काव्य है, कौन सा वो है। और ये जो महाकाव्य होता है, तो महाकाव्य में जो नायक होता है वो नायक कुलीन होता है। कुलीन का मतलब वो क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, राजा का पुत्र होगा, है ना, तो उसको कुलीन कहा जाता है। जबकि खंड काव्य में ऐसी जरूरी नहीं है, खंड काव्य में कोई भी हो सकता है। तो ये होता है मुख्य अंतर महाकाव्य और खंड काव्य में। इसमें सर्ग बहुत ज़्यादा होता है, महाकाव्य में सर्ग बहुत ज़्यादा होता है। सर्ग का मतलब आप समझिए एपिसोड, तो एपिसोड इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जबकि खंड काव्य में नहीं होता, इसमें 2-4 ही होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से महाकाव्य खंड काव्य क्या होता है आप समझ गए। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसमें जो है साकेत, साकेत को, इसमें कौन सी रचना महाकाव्य है, तो साकेत ही इसमें महाकाव्य है। ये साकेत जो है किसकी रचना है ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। और साकेत का मतलब क्या होता है, साकेत का मतलब होता है अयोध्या, अयोध्या का पूरा नाम है साकेत। तो अब इससे स्पष्ट हो गया होगा कि साकेत क्या है, तो ये राम काव्य है, राम से संबंधित कहानी है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर और अन्य छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ठीक है, साकेत में, जैसे कि उर्वशी और लक्ष्मण की कहानी इसी में बता दी जाएगी, इसी में कैकई की कहानी बता दी जाएगी। साकेत में मुख्य जिस पर फोकस किया गया है वो उर्वशी पर ही फोकस किया गया है, कि बाकी राम लक्ष्मण और सीता तो वन में चले गए, लेकिन उर्वशी अकेली घर में छूट गई, तो उस पर क्या बीती उसी पर वो फोकस किए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें और अन्य कहानी है, जैसे कि कैकई की दशा के बारे में उस पर चित्रण किया गया है, और उसमें छोटी छोटी कहानी है, इसलिए इसको महाकाव्य कहा गया है। पंचवटी देखेंगे यहाँ पर, तो पंचवटी ये जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है पंचवटी, लेकिन ये एक खंड काव्य है, ये एक छोटी रचना है पंचवटी। इसमें लक्ष्मण और सीता का संवाद बताया गया है, ठीक है। तो ये 2 ही पात्र हैं इसमें। फिर है जयद्रथ वध, तो ये भी मैथिली शरण की ही रचना है, तो ये तीनों मैथिली शरण की रचना है। और जयद्रथ वध में जयद्रथ के बारे में ही वर्णन है, ठीक है, तो इसलिए ये खंड काव्य है। फिर है तुलसीदास, तुलसीदास आपको लग रहा होगा कि तुलसीदास कवि का नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये तुलसीदास लिखा है ये तुलसीदास कवि का नाम नहीं है, बल्कि ये एक रचना है। और किसकी रचना है ये, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी की एक रचना है तुलसीदास, और यह एक खंड काव्य है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। द्वंद्व समास का उदाहरण है रामकृष्ण, यथाशक्ति, शोकाकुल और नवरस। तो द्वंद्व समास में क्या आता है, तो द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं और उनके बीच में और होता है या फिर या होता है। तो द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं, और वो और या फिर या शब्द से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे राम कृष्ण, तो यहाँ पर राम और कृष्ण, तो यही हमारा आंसर है, द्वंद्व समास है। यथाशक्ति देखेंगे तो यथा ये क्या है, तो ये अव्यय है, तो ये हो गया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। शोकाकुल है, तो शोकाकुल शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो यहाँ पर से आ गया है यानी कारक चिन्ह आ गया है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, तो ये तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष समास। फिर है नवरस, तो नवरस में नव एक संख्या है, और जिसमें संख्या आता है वो होता है द्विगु समास, तो ये द्विगु समास हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बताइए। यहाँ छत्तीसगढ़ी दिया है, आकाश माँ गोड़ू मढ़ाना, गोड़ू का मतलब गोड़, ठीक है, पैर, तो आकाश माँ गोड़ू मढ़ाना, इसका अर्थ है ज़्यादा झूठ बोलना, तो ये तो नहीं है। अत्यधिक उत्साहित होना, ये हो सकता है। आगे ऑप्शन को देखते हैं कौन सा बेटर है। आकाश की सैर करना, तो आकाश में गोड़ू मढ़ाना यानी आकाश की सैर करना, तो ये भी नहीं है। फिर बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है अत्यधिक उत्साहित होना यानी ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो कवि
और कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कवयित्री, ये आपको याद रखना है। या में छोटा ई, त्र में बड़ा ई, यानी ऑप्शन बी कवयित्री। बाकी सब जो है अशुद्ध है, ये आपको ध्यान देना है ना। ये क्या है, शुद्ध अशुद्ध वाला है। तो कवित्री ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। या में छोटा ई ध्यान देना है और त्र में बड़ा ई। नेक्स्ट है सुक्ति का सही विच्छेद होगा। सुक्ति, तो सुक्ति में सु धन उक्ति होता है। तो ये किस में है, तो स में छोटा उ ये है और ये उक्ति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो स में छोटा उ है और उक्ति में भी छोटा उ है, और सुक्ति जब बनता है तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा उ हो गया है। तो दो छोटे छोटे उ मिलके बड़े उ हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि छोटा छोटा मिलके बड़ा हो रहा है, यानी दीर्घ हो रहा है। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। फिर नेक्स्ट है कोई कौन सा सर्वनाम है। कोई, ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। तो दरवाजे पर कोई है, क्या इससे ये पता चल रहा है कि दरवाजे पर कौन है? तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा है दरवाजे पर कौन है, ठीक है। यानी कोई निश्चित व्यक्ति है, इसका हमको पता नहीं चल रहा है। तो कोई हो गया, कुछ शब्द हो गया, ये क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक होता है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी य और व। तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि ये वे ध्वनियाँ हैं जो स्वर जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है लेकिन व्यंजन की तरह व्यवहार करती है। तो इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें देखेंगे हम तो य का विकास जो है ई से या इससे हुआ है, ई से या फिर बड़ा ई से हुआ है। वही व का विकास किससे हुआ है, तो उ या बड़ा उ से हुआ है, ठीक है। उदाहरण देखें, जैसे कि यदि, यदि धन अपि। यदि धन अपि में यहाँ पर है छोटा ई और यहाँ पर है अ। अब ये क्या हो गया, यद्यपि, ये हो गया है यद्यपि, छोटा ही रहेगा यद्यपि। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर य बन गया, ई और अ मिलके क्या बन गया, य बन गया। तो ई से इसका विकास हुआ है, ठीक है। इसी तरह से व भी हो जाता है इसी में। जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पर सु, सु धन आगत, ठीक है। तो सु में उ है, छोटा उ है और आ है, और ये हो जाता है स्वागत, स्वागत। तो यहाँ पर व बन गया, ठीक है। तो उ से क्या बना, व बना है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि युक्त शब्द बताइए। तो इसमें विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग का मतलब आपको समझना है अहा की मात्रा, ठीक है। तो विद्यालय, तो विद्या धन आलय होगा, तो इसमें अहा की मात्रा आ ही नहीं रही, विसर्ग। जगत धन नाथ होता है, जगन्नाथ का क्या होता है, जगत धन नाथ। फिर है राकेश, तो राकेश में भी विसर्ग नहीं लग रहा है। फिर है निर्जन, अब निर्जन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है निह धन जन। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग आ गया, तो इसलिए ये क्या है, विसर्ग संधि है निर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम है। तो अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का विलोम होता है इति, ऑप्शन बी। अथ के अर्थ भी देख लेते हैं। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ या फिर शुरुआत, और इति का अर्थ होता है अंत या समाप्ति। तो ये एक दूसरे के विलोम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी भाषा के तानाशाह कहा है।
क्यों कहा है? क्योंकि कबीर की कोई एक भाषा नहीं रही है। कबीर जैसा चाहे वैसे भाषा में रचना कर सकते थे और उन्होंने वैसे ही भाषा को मोड़ दिया, ठीक है। यानी भाषा उसके गुलाम हो गई थी, वो अपने तरह से ईजाद कर लेते थे, भाषा को तोड़ मरोड़ के अच्छा कर देते थे। तो इसीलिए उनको वाणी का डिक्टेटर कहा इन्होंने। और कबीर की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके भाषा में बहुत सारी भाषाएं मिक्स रहती है। जैसे उसी में राजस्थानी आ जाएगा, उसी में हरियाणवी मिल जाएगा, उसी में बघेली बुंदेली, उसी में भोजपुरी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी भाषा के शब्द उसमें मिक्स रहते हैं, इसलिए उनको पंचमेल खिचड़ी कहा गया उनकी भाषा को। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया। तो इस तरह से आज हमने 63 प्रश्नों पर चर्चा किया। लेकिन प्रश्न तो 63 थे, लेकिन आपकी जो समझ विकसित होगी वो मेरे ख्याल से लगभग 200 प्रश्नों की हुई होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।